हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में आपकी फोर्थ यूनिट स्टार्ट की थी एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक ड्रग्स, जिसमें मैंने आपको बताया था आपके एनाल्जेसिक्स ड्रग्स कौन सी होती हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, इनका यूज क्या होता है, कब यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, क्या इनका क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से ये हमारी ड्रग्स यूज होती हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, क्या इनके साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ उनके बारे में हमने आप लोगों का लास्ट क्लास में बात किया था। आज की क्लास में हम इन्हीं की कैटेगरी की एक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जो कि है आपकी एस्प्रिन। एस्प्रिन की अगर हम बात करें तो एस्प्रिन बेसिकली हमारी एक कॉमनली यूज होने वाली एक बहुत कॉमन यूज होने वाली एक मेडिसिन है, जिसका यूज हम कई सारी जगहों पे करते हैं। ये एक तरीके से हमारे एनाल्जेसिक्स की तरह भी काम करती है, जो कि हमारे पेन को कम करती है। एंटीपायरेटिक की तरह भी काम करती है, जो कि हमारे फीवर को कम करती है। एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह भी काम करती है, जो कि हमारे स्वेलिंग को कम करती है। इसके अलावा ये हमारी एंटी प्लेटलेट एजेंट्स की तरह भी काम करती है, जो कि हमारे प्लेटलेट्स को आपस में चिपकाने में या आपस में अटैच होने में अटैच होने से रोकती भी है। तो इस तरीके से ये हमारी कई सारी कैटेगरीज की तरह काम करती है। इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपके अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग सिचुएशंस में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। एक ही टैबलेट का यूज अलग अलग सिचुएशंस में कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम इन्हीं दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, और ये बेसिकली एक ऐसी दवा भी होती है जो हमारी कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में भी यूज होती है। जब हमारा हार्ट अटैक की कंडीशन होती है या फिर हमारे हार्ट स्ट्रोक की कंडीशन होती है, तो उस टाइम पे हमारी एस्पिरिन जो टैबलेट है, एस्पिरिन मेडिसिन जो है, इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये हमारे क्या करती है, हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाती है, ब्लड क्लॉटिंग को रिड्यूस करती है। तो इस वजह से ये हमारे एक तरीके से कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में भी काम करती हैं। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम आज की क्लास में बात कर रहे हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं आपके एस्प्रिन की। एस्प्रिन बेसिकली, एस्प्रिन को हम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। ये हमारी एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है, जिसे हम NSAID भी बोलते हैं। ये हमारी एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है। इट इज यूज एज एन एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी प्लेटलेट्स। ये हमारी एनएसआईडी कैटेगरी की हमारी ये ड्रग्स होती हैं एस्पिरिन, जिनका यूज हम एज अ एनाल्जेसिक्स मतलब पेन को रिड्यूस करने के लिए भी करते हैं, एज अ एंटीपायरेटिक फीवर को रिड्यूस करने के लिए भी करते हैं, एज अ एंटी इंफ्लेमेटरी इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए भी करते हैं, एंड एंटी प्लेटलेट मेडिसिन की तरह भी काम करती हैं, जो कि प्लेटलेट्स को आपस में जुड़ने से, आपस में चिपकने से बचाती हैं, रोकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी कैटेगरीज की तरह ये काम करती हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ड्यूरिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर। ये आपकी मोस्ट कॉमनली आपके प्राइमरी हेल्थ केयर में भी इन दवाइयों का यूज किया जाता है। Aspirin is an NSAID that relieves the pain, reduce fever and inflammation, and prevent the blood clot formation by the inhibiting platelets aggregation. एस्पिरिन बेसिकली क्या है, एक NSAID ड्रग होती है, जो कि हमारे पेन में रिलीफ पाने के लिए इनका यूज किया जाता है। दर्द को कम करने के लिए इन दवाइयों का यूज किया जाता है। फीवर को रिड्यूस करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए इन दवाइयों का यूज किया जाता है। एंड इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए भी इन दवाइयों का यूज किया जाता है। एंड प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, ये हमारे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन से भी हमें बचाती है, बाय इनहिबिटिंग द प्लेटलेट्स एग्रीगेशन करके, ये हमारे प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को इनहिबिट करके ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन से भी हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो इस तरीके से ये हमारी एस्पिरिन टैबलेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट
बताई गई हैं। बाकी ये हमारी कौन से कैटेगरी की कौन से क्लास की ये ड्रग होती है, तो ये हमारे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती हैं, ठीक है। और इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एनाल्जेसिक्स जो हमारे पेन को कम करती है, पेन किलर की तरह काम करती है, एंटीपायरोटिक जो कि हमारे फीवर को कम करती है, इसके अलावा आपके एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है, और एंटी प्लेटलेट्स की तरह भी ये हमारी ड्रग्स काम करती हैं। तो इस तरीके से ये आपकी ड्रग्स काम करती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। अब बात करते हैं कि ये ड्रग्स काम कैसे करती हैं, ठीक है। कहाँ करते हैं ये तो हमने देखा, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि क्या काम करती कैसे है। तो एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन जो है एक आपकी इरिवर्सिबल इनहिबिट एस्प्रिन इरिवर्सिबल इनहिबिट्स द कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम्स। ये हमारे जो है इरिवर्सिबल ये क्या करती है? एस्प्रिन जो है इरिवर्सिबल इनहिबिट करती है आपके कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम्स को, इरिवर्स कर देती हैं, जिसमें क्या होता है कि जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो सिंथेसिस जो होती है वो आपकी रिड्यूस होने लगती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पेन कम हो जाता है, आपका फीवर कम हो जाता है, आपके बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन कॉज होता है तो वो भी आपका कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके अलावा ये क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं आपके थ्रम्बोक्सिन ए टू की सिंथेसिस को भी ये क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। जब आपके थ्रम्बोक्सिन ए टू की सिंथेसिस आपकी रुक जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो ये क्या करते हैं? ये आपके प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को से हमें बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, एंड ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन से हमें प्रिवेंट करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन को भी ये रोक देते हैं, जिसमें आपका ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन रुक जाता है और आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो इस तरीके से ये आपके काम करते हैं। तो जब भी हम एस्प्रिन को लेते हैं तो एस्प्रिन क्या करती है? हमारी ब्लड में जाती है, हमारे ब्लड में हमारी बॉडी में जाती है और ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के ये हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसकी वजह से ये कॉक्स 1 जो एंजाइम है और कॉक्स 2 एंजाइम जो है उसको इनहिबिट कर देती है, उनको रोक देती है, जिससे क्या होता है कि जो आपका पोस्टाग्लैंडिन की जो सिंथेसिस जो हो रही थी वो आपकी डिक्रीज होने लगती है, और इसके साथ ही साथ आपके जो थ्रोम्बोक्सिन ए2 की जो सिंथेसिस हो रही थी उसको भी ये डिक्रीज कर देती है। जब ये दोनों डिक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका पेन है, फीवर पेन कम हो जाता है, फीवर भी कम हो जाता है, इन्फ्लामेशन भी रिड्यूस हो जाता है, और इसके अलावा प्लेटलेट एग्रीगेशन भी आपका कम हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है आपका एस्प्रिन, ठीक है। अब बात करते हैं कि एस्पिरिन के क्या क्या यूज होते हैं और कैसे कैसे इनका यूज किया जाता है, इनके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली एस्पिरिन जो है आपका माइल्ड टू मॉडरेट पेन में इनका यूज किया जाता है, जैसे थोड़ा बहुत हेडेक हो गया, या फिर आपके टूथ केयर हो गया, मतलब दांतों में दर्द हो गया, या मसल्स पेन हो गया, मसल्स में पेन, ठीक है, मांसपेशियों में आपके पेन हो गया, दर्द हो गया, तो उनमें हम इन टैबलेट्स को यूज करते हैं, एस्पिरिन का यूज करते हैं, जो हमारे माइल्ड और टू मॉडरेट पेन में हमारे इफेक्टिव होती हैं, हमारे पेन को कम कर देती हैं। इसके अलावा ये हमारे फीवर को रिड्यूस करती हैं, फीवर को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा रेमेटोइड आर्थराइटिस के केस में भी इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में भी हम एस्पिरिन का यूज करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक के प्रिवेंशन में भी इनका यूज किया जाता है, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली आपके मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी इनका यूज किया जाता है। ये आपके जो है एक तरीके से आपके हार्ट अटैक से बचाने में भी आपको हेल्प की जाती है, और आपके ये
इस्केमिक स्ट्रोक जो आपका हार्ट स्ट्रोक जो है उस हार्ट स्ट्रोक की कंडीशन से भी आपको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है और आपके ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को से भी हमें बचाता है, जिससे पेशेंट को हाई रिस्क आपके कम करता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके अलावा ये एज हमारे एनाल्जेसिक्स की तरह भी काम करते हैं, जो कि हमारे पेन में रिलीफ पहुंचाने का भी काम करते हैं। फॉर द माइल्ड टू मॉडरेट पेन, जैसे आपका हेडेक है, मसल्स पेन है, जॉइंट्स पेन है, या फिर आपका अर्थराइटिस या रेमेटॉइड फीवर, अर्थराइटिस या आपके रेमेटॉइड की वजह से आपको फीवर जो आ रहा है उसको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा ये एज आपका एंटीबायोटिक की तरह भी काम करता है, जो कि हमारे फीवर को कम करता है। आपने देखा होगा कि जब भी हमारी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन कॉज होता है, तो उस इन्फ्लामेशन की वजह से हमारी बॉडी में हमें फीवर होने लगता है, हमें फीवर का एहसास होने लगता है, फीवर आने लगता है। तो वहां पे किया जाता है, इन एस्पिरिन टैबलेट्स को रिकमेंड किया जाता है। ये एस्पिरिन क्या करती है, आपके इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के साथ साथ जो आपके इन्फ्लामेशन की वजह से जो आपका फीवर कॉज हुआ है उसको भी ये रिड्यूस करते हैं और फीवर को भी ये कम करते हैं। तो उस तरीके से भी इनका यूज किया जाता है। ये सारे भी इनके फंक्शन होते हैं। इसके अलावा ये एज हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की तरह भी काम करता है, जो कि हमारे इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। जो हमारी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस होती है या स्वेलिंग होती है, ठीक है, जैसे रेमेटॉइड फीवर वगैरह की कंडीशन में भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा रेमेटॉइड अर्थराइटिस में जो आपका ऑस्टियो अर्थराइटिस जो होता है उस केस में भी इनका यूज किया जाता है। ये एज हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी काम करता है, जो कि हमारे इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा एज एन एंटीपायरेटिक, ये हमारे एंटीपायरेटिक की तरह भी काम करते हैं, जो कि हमारे फीवर को कम करते हैं और ये हमारे जो है एज एंटी प्लेटलेट्स या फिर ब्लड थिनर की तरह भी काम करते हैं, जो कि क्या करते हैं हमारे, जब भी हम एक लोअर डोज लेते हैं एस्पिरिन की 75 to 150 mg पर डे लेते हैं, तो ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन से बचाने में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारे जो है इम्प्रूव करता है हमारे हार्ट अटैक्स में हमें हेल्प करता है, जिसमें जो आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है हार्ट अटैक की कंडीशन, तो हार्ट अटैक की कंडीशन पे भी आता है, ये हमारे ब्लड को थिन करके हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ये आपके स्ट्रोक की कंडीशन में भी आपको हेल्प करता है, ये आपके स्ट्रोक से भी आपको बचाता है। ठीक है। इसके अलावा आपकी जब भी एंडियोप्लास्टिक एंजियोप्लास्टी सर्जरी होती है, तो उसके बाद भी हम इन मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं, वहां पर भी इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स में हाई रिस्क ऑफ क्लॉटिंग होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो उन पेशेंट्स में भी हम एस्पिरिन टैबलेट्स को रिकमेंड करते हैं, लाइक जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स है, स्मोकर्स है, उनमें भी हम इन दवाइयों को रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा कई सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंडीशंस में भी एस्पिरिन को हम रिकमेंड करते हैं। इसका एक लॉन्ग टर्म यूज से बस हमें बचना चाहिए। प्रोटेक्ट करता है हमारा, जब भी हम इसको एक लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, तो ये हमारे हार्ट और हमारे ब्लड वेसल्स दोनों के लिए ही हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, और ये हमारे हार्ट स्ट्रोक की कंडीशन से भी हमारे बचाने का काम करता है। इसके अलावा इसको हम इसको अदर सम कंडीशंस में भी दे सकते हैं,
जैसे कि आपके ब्लड क्लॉटिंग ना हो, ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशंस से बचने के लिए पोस्ट सर्जिकल केस में भी हम एस्पिरिन टैबलेट्स को रिकमेंड करते हैं समटाइम, ठीक है, जिससे कि हमारा सर्जरी के बाद हमारा कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन ना हो उसके लिए, ठीक है। बाकी अगर हम इसके डोजेस देखें तो ये आपके टैबलेट्स के फॉर्म में, आपके इंटायरेक्ट कोटेड टैबलेट्स के फॉर्म में, आपके टैबलेट्स और आपके ये जो है आपके पाउडर्स और आपके अदर कॉम्बिनेशंस के साथ भी ये दवाइयाँ आपको मिल जाती हैं। टैबलेट्स की फॉर्म में अगर हम देखें तो ये आपका 75 mg में, 150 mg में, 325 325 mg में, 500 mg में ये हमारी टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा एंटायरिक कोटेड टैबलेट्स जो है आपकी बेसिकली स्टमक को प्रोटेक्ट करती है, तो ये भी आप इस फॉर्मेशन में भी इसके आपके एक तरीके से इंटायरिक कोटेड टैबलेट्स के फॉर्म में भी आपके अवेलेबल होती है। इसके अलावा च्योरेबल टैबलेट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, जिन्हें हम चूज करके भी खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पाउडर्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करके भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग के साथ भी आपकी यूज की जाती है, जैसे कि एस्प्रिन को जो है एज हम कई सारे अदर मेडिसिन के साथ भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे डोजेस फॉर्म पे अवेलेबल होती है। अब बात करते हैं इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स की और कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स की। तो कॉमनली जब भी हम इन दवाइयों को लेते हैं तो हमें नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक इरिटेशन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर या फिर ब्लीडिंग टेंडेंसी जैसी कंडीशंस कॉमनली हमें दिखाई देती है। सीवियर साइड इफेक्ट जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग आपकी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, और इसके अलावा ये आपकी एक रिंगिंग फॉर्म कॉज करता है आपके ईयर में, आपके जैसे एक घंटी जैसे बज रही हो उस तरीके की रिंगिंग फॉर्म, एक रिंगिंग साउंड भी जनरेट करता है। इसके अलावा ये आपके री आइज सिंड्रोम्स भी कॉज करता है, स्पेशली आपके बच्चों में, या फिर वायरल इन्फेक्शन। जब बच्चों में वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो वहां पर भी ये एक तरीके का री आई सिंड्रोम्स को भी कॉज करता है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई दे सकती है। इसके अलावा कई सारे ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को भी कॉज करता है, जिसमें क्या होता है जिसमें ये आपका स्टमक पेन या एसिडिटी बनाता है, या पेन को फॉर्म करता है, या अल्सर जैसी कंडीशन हमें दिखाई देती है। और सम टाइम ये स्टमक ब्लीडिंग को भी कॉज करता है, जिसमें हमारा ब्लीडिंग रिस्क आपका बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोलॉन्गेट, अगर हम बहुत लंबे समय तक इन दवाइयों को लेते हैं तो ये हमारे क्या करता है, एक तरीके से क्या करता है कि ये हमारे ब्लड ब्लीडिंग रिस्क को भी बढ़ा देता है, कि इंटरनल ब्लीडिंग भी आपको हो सकती है अगर हम लंबे समय तक इसको कंटिन्यूअसली लेते रहते हैं, तो ये इंटरनल ब्लीडिंग को कॉज भी कर सकता है। इसके अलावा ये कई सारे एलर्जिक रिएक्शंस को कॉज करता है, जिसमें ये आपके जो है ट्रिगर करता है आपके अस्थमा को, जी ठीक है। इस क्योंकि एस्पिरिन एक सेंसिटिव अस्थमा को ये भी अटैक कर सकता है। इसके अलावा इसकी जब भी हम सैलिसिलिक एसिड की जब हम हायर डोज लेते हैं, मतलब एस्पिरिन की जब भी हम हायर डोज लेते हैं, तो एक तरीके से क्या करता है कि ये आपके कई सारी अदर कंडीशंस को भी कॉज कर सकता है, जैसे नॉजिया है, डिजीनेस है, ठीक है, वॉमिटिंग है, कंफ्यूजन है, इस तरीके की कंडीशंस को भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा बच्चों में री आई सिंड्रोम्स को भी ये कॉज करने के चांसेस बढ़ा देता है, जो कि एक सीवियर लीवर एंड ब्रेन डैमेज भी कॉज कर सकता है बच्चों में, ठीक है। जो जिसमें हमें बच्चों में वायरल फीवर के केस में हमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें आपके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट ये कॉज कर सकता है। बाकी अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें कि क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है,
तो एलर्जी टू एस्प्रिन और अदर एनएसआईडी ड्रग, अगर किसी व्यक्ति को एनएसआईडी ड्रग से एलर्जी है या फिर एस्प्रिन से एलर्जी है तो उनमें हम इन दवाइयों को रिकमेंड नहीं करते हैं। इसके अलावा एक्टिव पेप्टिक अल्सर, ये आपके एक्टिव पेप्टिक अल्सर में भी ये आपका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन कॉज कर सकता है। ये आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर की भी आपका कॉज कर सकता है। जब भी हम इनको बहुत ज्यादा लेते हैं तो ये आपके इंटरनल ब्लीडिंग कॉज करने के चांसेस को बढ़ा देता है। इसके अलावा सीवियर लीवर एंड किडनी डिजीज कंडीशंस में की केस में भी आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशन कॉज कर सकता है। इसके अलावा चाइल्ड बच्चों में ये एक वायरल इन्फेक्शन के दौरान ये आपके रिस्क ऑफ रियाइज सिंड्रोम्स को भी कॉज कर सकता है। ये बेसिकली एक ऐसा सिंड्रोम होता है जो कि बच्चों में वायरल फीवर के दौरान, जैसे फ्लू है, चिकन पॉक्स है, उन सारी की कंडीशंस में भी ये एक कॉन्ट्राइंडिकेशन कॉज करता है। तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि हम उस केस में यूज ना करें। अगर चिल्ड्रंस में वायरल फीवर के साथ इनका यूज ना करें, स्पेशली फ्लू या फिर चिकन पॉक्स के साथ हम इनका यूज ना करें। तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान देना होगा। बाकी प्रिकॉशंस क्या क्या है, टेक आफ्टर फूड रिड्यूस द स्टमक इरिटेशन, हमें हमेशा ये खाना खाने के बाद खाना चाहिए जिससे कि हमारा जो स्टमक इरिटेशन जो है वो हमारा कॉज हो सके, वो हमारा फॉर्म ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये हमें हमेशा खाना खाने के बाद इन दवाइयों को लेना चाहिए। इसके अलावा डू नॉट एक्सेसिव द प्रिस्क्राइब डोजेस, हमें कभी भी बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब डोजेस नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में इन दवाइयों को नहीं लेना चाहिए। अवॉइड यूज इन चाइल्ड विद द वायरल फीवर, हमें वायरल फीवर के दौरान बच्चों में इन दवाइयों का यूज नहीं करना चाहिए। यूज कैजुअलिटी इन पेशेंट विद द अस्थमा, अल्सर एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है या अल्सर है या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उस केस में हमें कैजुअलिटी के लिए इन दवाइयों का यूज करते समय हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ हमें फॉलो करना चाहिए। यूज कैजुअल हमें यूज करना चाहिए, ठीक है, प्रिकॉशंस के साथ, बल्कि हम यूज ना करें तो ज्यादा बेटर है क्योंकि हमारा ये एक तरीके से हमारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो उस केस में हमारे एक और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकते हैं। तो उस उनसे बचने के लिए हमें इन केसेस में इन दवाइयों का यूज नहीं करना चाहिए। बाकी इनकी स्टोरेज की बात करें तो इन आ कूल एंड ड्राई प्लेस, हमें हमेशा इनको एक कूल, ठंडी और ड्राई प्लेस पे इनको स्टोर करके रखना चाहिए। प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, हमें इनको मॉइस्चर से, डायरेक्ट सनलाइट से हमें प्रोटेक्ट करना है इन दवाइयों को। कीप आउट द रीच द चिल्ड्रंस, और इन दवाइयों को हमें बच्चों से, बच्चों के कांटेक्ट से दूर रखना है। इन सारी चीजों से हमें बचाना है। बाकी कुछ आपके प्रिकॉशंस और हैं, जैसे कि किडनी और लीवर डिजीज के केस में आपको पेशेंट्स को ये दवाइयां नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे अल्कोहल कंज्यूमर्स जो होते हैं उनमें भी एस्प्रिन दवाइयां आपकी नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये हमारे ब्लड सॉरी ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा देती। इस वजह से हमें जो अल्कोहल कंज्यूमर्स जो होते हैं उनमें हमें इन दवाइयों को यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चिल्ड्रन विथ वायरल फीवर, जिन बच्चों में वायरल फीवर होता है जैसे फ्लू या चिकन पॉक्स, उनमें हमें इन दवाइयों को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन्स में जो हमारा लास्ट ट्राइमेस्टर पीरियड होता है उनमें हमें इनको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए क्योंकि ये वहां पे आपके ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हमें प्रेगनेंसी के केस में स्पेशली लास्ट टाइमेस्टर में हमें बिल्कुल भी इन दवाइयों का, एस्पिरिन दवाई मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को भी कॉज कर सकता है। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि हमारा आपका लाइक हीमोफीलिया और लो प्लेटलेट्स के कंडीशन में हमें इसको नहीं देना है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको हमेशा खाली पेट नहीं लेना है, खाना खाने के बाद ही लेना है। खाली पेट इन दवाइयों को अवॉइड करना है, नहीं तो ये आपके
कई सारी इरिटेशंस को कॉज कर सकती है। तो ये सारे आपको प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। बाकी ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होती है जो कि हमारे फीवर को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज की जाती है। और ये हमारे हार्ट अटैक की कंडीशन में, हार्ट स्ट्रोक की कंडीशन में भी इन दवाइयों का यूज किया जाता है फॉर दी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को रिड्यूस करने के लिए। वाइडली यूज टू प्राइमरी हेल्थ केयर, इसका यूज जो है हम प्राइमरी हेल्थ केयर में भी कॉमनली करते हैं। बाकी ये हमारी एक एनएसआईडी कैटेगरी की ड्रग होती है जिसका यूज हम एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी प्लेटलेट्स इन सभी की तरह काम करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे क्या करता है, जब ये एस्पिरिन को लेते हैं ये कॉक्स कॉक्स एंजाइम, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम्स को ये इनहिबिट करता है, रोक देता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस रुक जाती है। और ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस जब रुकती है तो ये हमारे फीवर को, हमारे पेन को कम कर देता है। बाकी इसमें कुछ मेजर प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं, जिसमें आपको बच्चों को वायरल फीवर के साथ इसको नहीं देना है, नहीं तो ये आपका सॉरी बीस साइज सिंड्रोम्स को ये कॉज कर सकता है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है, इन सारी चीजों को मेंटेन करना है। बाकी ये जो मेडिसिन जो होती हैं एस्पिरिन, ये हमारी चीपेस्ट होती है, मतलब कम कॉस्ट की होती है, इफेक्टिव होती है, लाइफ सेविंग मेडिसिन होती है जो कि हमारी लाइफ को सेव करती है, हमारे हार्ट को, और हमारे हार्ट अटैक के केस में हार्ट को हमारे, और स्ट्रोक की कंडीशन में हमारे ये हम हेल्प करती है। इसके अलावा ये हमारे पेन को रिड्यूस करने के लिए, फीवर को रिड्यूस करने के लिए, आर्थराइटिस के केस में, हार्ट अटैक के केस में, हीट स्ट्रोक के प्रिवेंशन में इनका यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ओवरऑल दिखाई देती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी रहती हैं जिसमें आप एस्पिरिन को रिकमेंड कर सकते हो, जो कि आपकी एक बहुत ही अच्छी, इफेक्टिव, कई सारी कैटेगरीज की तरह काम करने वाली एक दवा बताई गई है, एक मेडिसिन बताई गई है जिसका यूज हम कई सारी कंडीशंस में कर सकते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, एस्पिरिन। एस्पिरिन कैसे यूज की जाती है, कब यूज की जाती है, कहाँ यूज की जाती है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया कि इन दवाइयों का यूज कैसे किया जाता है और कब किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका एस्पिरिन काम करता है। ठीक है, तो आज की क्लास फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, क्लास आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी है कि अगर आप में से कोई भी अपने मेडिकल स्टोर को एक फार्मा क्लिनिक में बदलना चाहता है, वो भी एक लीगल वे में, तो आप टेलीमेडिसिन जैसे कोर्स कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन कोर्स कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन कोर्स जिसकी फीस 25,000 रुपीज है, टोटल कोर्स की फीस, जिसे आप हमारे कॉलेज से कर सकते हैं। ये आपको एक लीगल वे में, एक लीगल तरीके से आपको अपना खुद का फार्मा क्लिनिक ओपन करने के लिए बताते हैं। और इसमें आपको हेल्प किया जाता है कि आप कैसे अपना फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं, कैसे, किस तरीके से, क्या क्या आपको क्राइटेरियाज आपको पता होने चाहिए, उन क्राइटेरियाज को कैसे मेंटेन किया जाएगा, तो वो सारी चीजें भी आपको बताई जाती है। अगर आप में से कोई टेलीमेडिसिन कोर्स करना चाहता है तो आप दिए गए नंबरों में कॉल करिए, मैसेज करिए, और टेलीमेडिसिन कोर्स की सारी डिटेल जानिए और टेलीमेडिसिन कोर्स कर सकते हैं आप। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप लोग सभी पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट होते हैं तो आप अपनी अटेंडेंस क्लास में आप पूछ सकते हैं अपने टीचर से कि हाँ ये टॉपिक नहीं समझ में आया, या ये कुछ भी जो भी कंफ्यूजन है टॉपिक से रिलेटेड, वो सारी चीजें आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन।